नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि यूपी पीसीएल टीजी 2 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विस्तृत पूर्वक आपको बताया जाएगा। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दें। तो हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है आरएमएस का उच्चतम मान कितना होता है। तो दोस्तों आरएमएस का उच्चतम मान कितना होता है, आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। तो आरएमएस का उच्चतम मान दोस्तों कितना होता है, यहाँ पर आरएमएस का उच्चतम मान जो होता है दोस्तों 0.707 होता है। आरएमएस का उच्चतम मान अगर पूछा जाता है तो 0.707 होता है। लेकिन अगर यहीं पर औसत मान पूछा जाता है, अगर यहीं पर एवरेज वैल्यू पूछी जाती है तो एवरेज वैल्यू की मान 0.637 होता है। 0.637 यहीं पर औसत मान होता है। और अगर यहीं पर पिक फैक्टर अर्थात शिखर मान पूछा जाता है तो शिखर मान कितना होगा, शिखर मान 1.414 होगा। और अगर फार्म फैक्टर पूछा जाता है तो फार्म फैक्टर का मान कितना होगा, फार्म फैक्टर का मान 1.11 होगा, 1.11 होगा। तो जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आरएमएस मान कितना होता है, तो आरएमएस का उच्चतम मान कितना होता है दोस्तों 0.707 होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर कितने जंक्शन होते हैं, ऑप्शन है 2, 4, 3 और 6। तो ट्रांजिस्टर की अगर बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर में दोस्तों 2 जंक्शन होते हैं। ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ट्रांजिस्टर के स्थान पर अगर थायरिस्टर पूछा जाता है तो थायरिस्टर में अगर पूछा जाता है तो थायरिस्टर में 3 जंक्शन होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं जबकि थायरिस्टर में 3 जंक्शन होते हैं। और थायरिस्टर में 3 टर्मिनल भी होते हैं, 4 लेयर होते हैं। तो दोस्तों जो थायरिस्टर होता है, थायरिस्टर में जो 4 लेयर होते हैं उनका नाम पीएन होता है। और जो पीएन होता है। और यहाँ पर जो टर्मिनल की बात कर रहे हैं, जो 3 टर्मिनल होते हैं, वो 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट होता है। और अंदर वाला जो पी लेयर होता है उससे गेट जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का विस्तृत हर क्वेश्चन के में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक ज़रूर करें, लाइक के साथ साथ शेयर सब्सक्राइब भी करें। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है खांचे तथा झुर्रियों को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। खांचे तथा झुर्रियों को काटने के लिए किस छेनी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों, क्रॉस कट यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्रॉस कट यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। खांचे तथा झुर्रियों को काटने के लिए किस छेनी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्रॉस कट का प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है सोलेनाइड की लंबाई उसके व्यास से होती है। सोलेनाइड की लंबाई उसके व्यास से होती है। तो कैसी होती है, बराबर, अधिक, कम, नहीं। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन में हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट, यहाँ पर अधिक हो जाएगी। सोलेनाइड की लंबाई जो होती है उसके व्यास से अधिक होती है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप अभी तक पढ़ते आए हैं कि जो लंबाई जो होती है वो व्यास के बराबर होगी या तो उससे कम होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर सोलेनाइड की लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है तो सोलेनाइड की लंबाई उसके व्यास से अधिक होती है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है तारों को बिना जोड़ लगाए तार की लंबाई बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, हम किसका प्रयोग करते हैं। तारों को बिना जोड़ लगाए उसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कनेक्टर यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। कनेक्टर का प्रयोग हम करते हैं, बिना जोड़ लगाए कनेक्टर के प्रयोग माध्यम से उसकी लंबाई को हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कनेक्टर यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है
फेज वायर को हमेशा किससे कंट्रोल करना चाहिए? अगर फेस वायर है तो फेस वायर को हमेशा किससे कंट्रोल करना चाहिए? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्विच। स्विच यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्विच का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? फेस वायर में करते हैं, ना कि न्यूट्रल में करते हैं। फेस वायर में हम स्विच का प्रयोग करते हैं जी, जिससे धारा को कट किया जा सकता है या धारा को वहीं से ऑन किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है एसी के एक पूर्ण साइकिल में कितनी इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एसी के फुल वेव साइकिल में कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है, कितने अंश का कोण बनता है? दोस्तों यहाँ पर हमारा 360 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर पूर्ण साइकिल कह रहा है तो 360 हो जाएगा, जबकि हाफ साइकिल कहता है तो हाफ साइकिल में 180 अंश का कोण बनेगा। हाफ साइकिल में कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का कोण बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एसी पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो होती है वो एसी पर कार्य करती है, डीसी पर ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करती है। डीसी से अगर ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं तो ट्रांसफार्मर जल जाएगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर डीसी पर क्यों नहीं काम करती? क्योंकि डीसी पर अगर हम उसको लगा देंगे तो ट्रांसफार्मर जल जाएगी। और यहाँ पर अगर हम दक्षता के बारे में पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर की दक्षता किस में मापी जाती है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता दोस्तों केवीए में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? केवीए में। ट्रांसफार्मर की दक्षता केवीए में मापी जाती है। और ट्रांसफार्मर में जो है एसी की शक्ति व आवृत्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है ट्रांसफार्मर के द्वारा हम जो एसी जो उसमें सप्लाई दी जाती है उसकी शक्ति और आवृत्ति को बदल नहीं सकते हैं, उसके वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ट्रांसफार्मर की मदद से हम निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, जबकि हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदला जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर इतने विशेष पॉइंट थे, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, तो जो कि फॉर्म फैक्टर का मान ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे डी सही हो जाएगा। फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। लेकिन अभी यहीं पर आरएमएस वैल्यू की मान बात करते हैं तो आरएमएस वैल्यू की मान अधिकतम मान कितना होता है? 0.707 होता है। एवरेज मान कितना होता है? 0.637 होता है। अगर शिखर गुणांक या पिक फैक्टर की बात करता है तो 1.414 होता है। और फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं तो 1.11 होता है। दोस्तों इतना पॉइंट है, इसमें एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए याद कर लीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? दोस्तों एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? Q बराबर N/E होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो दोस्तों Q बराबर I/T होता है और Q बराबर N भी होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे जो है तो एक कूलाम में कितने आवेश पाए जाते हैं दोस्तों? 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.29 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। वैसे ऑप्शन में आपको 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा, वो भी आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लेकिन यहीं पर कुछ विशेष पॉइंट देख लेते हैं। अगर प्रोटॉन पर पूछा जाता है कितने कूलाम का आवेश पाया जाता है दोस्तों, तो प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻−19 कूलाम का आवेश पाया जाता है। जबकि यहीं पर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश पाया जाता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है बिजली के उपकरणों में लगी आग को किससे बचाना चाहिए? बिजली से लगी उपकरणों में आग को किससे बचाना चाहिए? तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। बिजली के उपकरणों से लगी आग को किससे बचाना चाहिए? अगर बुझाना होता है तो किससे बुझाएंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाला यंत्र होता है, उसी के द्वारा हम बुझाते हैं।
तो दोस्तों इसमें जैसे कि जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक के तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कराकर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा की जाती है, जिससे बिजली से लगी या से आग को बुझाया जा सकता है। और दोस्तों ये जो बिजली से लगी आग होती है श्रेणी डी के अंतर्गत आती है। यह श्रेणी डी प्रकार के आग के अंतर्गत आती है जो विद्युत से लगी आग होती है। जो किससे लगी आग होती है? विद्युत से लगी आग होती है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है सीढ़ियों की वायरिंग में कौन सी सुविचार लगता है। अगर हम यहाँ पर सीढ़ियों की वायरिंग में अगर करते हैं तो कौन सी स्विच का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों सीढ़ियों पर अगर हम वायरिंग करनी होती है तो वहाँ पर जो स्विच का प्रयोग किया जाता है उसको टू वे टम्बलर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको टू वे टम्बलर कहते हैं। तो सीढ़ियों की वायरिंग के लिए हम कौन सी स्विच का प्रयोग करते हैं? टू वे टम्बलर की स्विच का प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है बैटरी चार्जिंग के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी को अगर चार्जिंग में लगाया जाता है, चार्जिंग किया जाता है तो उस समय हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो दोस्तों बैटरी में हम जो सावधानियां बरतते हैं वो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। बैटरी चार्जिंग का स्थान खुला, हवादार तथा रोशनी वाला होना चाहिए। दोस्तों ये तो हमारा एकदम सही है। तेजाब को पानी में बूंद बूंद करके डालना चाहिए, ये भी हमारा सही है। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए निश्चित नाम तक ही होना चाहिए, ये भी हमारा सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है उड़े फ्यूज को बदलते समय क्या करना चाहिए। उड़े हुए फ्यूज को अगर बदलना होता है तो उस समय हमको क्या करना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर हमको मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए, ये तो एकदम सही है। दोष ढूंढना चाहिए कि हाँ दोस्तों दोष भी ढूंढना चाहिए क्योंकि वो किस कारण से फ्यूज उड़ा हुआ है। अर्थात उपर्युक्त दोनों यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है किसी विद्युत सर्किट को चालू या बंद करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। किसी विद्युत सर्किट को चालू या बंद करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो चालू या बंद करने के लिए हम यहाँ पर स्विच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्विच का प्रयोग करते हैं। तो चालू या बंद करने के लिए कोई भी सर्किट होती है उसको उसमें अगर धारा प्रवाही हो रही है या वो बंद है, उसमें प्रवाह करना है तो वहाँ पर हम स्विच का प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। किसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। तो दोस्तों जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है लैंप हीटर एवं विद्युत प्रेस किस प्रभाव पर कार्य करता है। लैंप हीटर एवं विद्युत प्रेस किस पर कार्य करता है। तो दोस्तों किस पर कार्य करता है? एकदम राइट मित्रों, यहाँ पर विद्युतीय ऊष्मा पर कार्य करता है। और यहाँ पर जो हीटर होता है उसमें हम नाइक्रोम तार का प्रयोग करते हैं, जबकि लैंप होता है उसमें हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। अगर जो कोई भी बल्ब लगा होता है तो बल्ब में कौन से तार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का प्रयोग, जो उसमें जो फिलामेंट होता है वहाँ पर हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। जबकि जो है हीटर होता है, हीटर में जो तार का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर हम नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। और जो विद्युत प्रेस होता है वहाँ पर भी हम नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है घरों, कार्यालयों तथा होटलों में कौन सी वायरिंग की जाती है। घरों, कार्यालयों तथा होटलों में कौन सी वायरिंग की जाती है। तो दोस्तों इसमें कौन सी वायरिंग की जाती है? एकदम राइट मित्रों, यहाँ पर कौन सी वायरिंग की जाती है? एकदम सही। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एकदम सही मित्रों, कंसील्ड कंड्यूट पाइप वायरिंग का प्रयोग करते हैं। किसकी प्रयोग की जाती है? कंसील्ड कंड्यूट पाइप वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर यह भी बता दें कि घरों तथा होटलों में यहाँ सब अगर हम वायरिंग करते हो तो पैरेलल क्रम में की जाती है, अर्थात समांतर क्रम में वायरिंग की जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किलोग्राम तथा पाउंड किसकी इकाई है।
किलोग्राम तथा पाउंड किसकी इकाई है दोस्तों? तो ये किसकी इकाई होती है? भार की इकाई होती है। 19 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भार की इकाई है। किलोग्राम तथा पाउंड किसकी इकाई है? भार की इकाई है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करवाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अणु का छोटा से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है उसे क्या कहते हैं? अणु का छोटा से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एकदम राइट मित्रों, यहाँ पर परमाणु। परमाणु वो होता है जो अणुओं का छोटा से छोटा भाग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को और क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है उन्हें क्या कहते हैं? एकदम सही मित्रों, यहाँ पर एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को और क्या कहते हैं? तो एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है, तारों को पकड़ने, मरोड़ने या इंसुलेशन उतारने के लिए कौन सा औजार इस्तेमाल किया जाता है? तारों को पकड़ने, मरोड़ने या इंसुलेशन उतारने के लिए कौन सा औजार का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कम्बिनेशन क्लास। कम्बिनेशन क्लास का प्रयोग करते हैं। तारों को पकड़ने, मरोड़ने या इंसुलेशन उतारने के लिए कौन सी औजार का इस्तेमाल करते हैं? तो कम्बिनेशन क्लास का प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है, लोड पर किसी लाइन में चलने वाली करंट को क्या कहते हैं? लोड पर किसी लाइन में चलने वाली करंट को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा लाइन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन करंट कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है, किसके फिलामेंट बनाए जा सकते हैं? तो फिलामेंट किसके बनाए जा सकते हैं? जैसा कि चारों ऑप्शन में हमारा कार्बन के फिलामेंट बनाए जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हमारा कार्बन आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है कि फेंसिंग की ऊंचाई ज़मीन से कितने मीटर पर होनी चाहिए? फेंसिंग की जो ऊंचाई होती है ज़मीन से कितने मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, बिजली से लगी आग को निम्नलिखित में से क्या इस्तेमाल करना चाहिए? बिजली से लगी आग को निम्नलिखित में से क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो दोस्तों जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आग जो है कितने किस्में होते हैं? तो आग की 4 किस्में होती हैं। श्रेणी ए आग होती है, श्रेणी बी आग होती है, श्रेणी सी आग होती है और श्रेणी डी आग होती है। आग की 4 किस्में होती हैं। अगर हम श्रेणी ए के अंतर्गत पूछते हैं तो लकड़ी, कागज, जूट से लगी आग को श्रेणी ए की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए जल की बौछार के द्वारा हम बुझाया जा सकता है। इस आग को कैसे बुझाते हैं? जल की बौछार से बुझाते हैं। अगर हम श्रेणी बी की बात करते हैं तो ये जैसे लिक्विड पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, मतलब खनिज पदार्थ से लगी आग को, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, इन सब से लगी आग श्रेणी बी के अंतर्गत आते हैं। और अगर इन्हें बुझाना होता है तो जल के साथ साथ झाग भी छोड़ते हैं। जल के साथ साथ क्या छोड़ते हैं दोस्तों? झाग भी छोड़ते हैं। अगर हम यहीं पर श्रेणी सी की बात करते हैं, श्रेणी सी आग की बात करते हैं, तो ये जो गैसेज होते हैं, गैस से लगी आग को श्रेणी डी के अंतर्गत, सी के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे सिलेंडर आग में भरी एलपीजी गैस होती है, इन सब से, और इन्हें बुझाने के लिए अज्वलनशील चूर्ण या शुष्क पाउडर का प्रयोग करते हैं। और श्रेणी डी के अंतर्गत आपको बता ही दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, 2 या 2 से अधिक फेजों की प्रणाली को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक फेजों की प्रणाली को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम पॉलीफेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पॉलीफेज कहते हैं। 2 या 2 से अधिक फेजों की प्रणाली को क्या कहते हैं? पॉलीफेज कहते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो रेक्टिफिकेशन कहते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, सेल रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? सेल जो होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? तो दोस्तों सेल किस में बदलते हैं? यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा?
विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेल जो होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है फॉरवर्ड वाइसिंग में 6 सिरे को बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ते हैं। फॉरवर्ड वायरिंग में 6 टर्मिनल, सॉरी दोस्तों फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। फॉरवर्ड वायरिंग में 6 सिरे को बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो किस सिरे से जोड़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड वाइसिंग में 6 सिरे को बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो निगेटिव से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कह रहा है डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए हम किस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कह रहा है ट्रायक के कितने टर्मिनल होते हैं। ट्रायक के कितने टर्मिनल होते हैं, तो दोस्तों अगर हम ट्रायक की बात करते हैं तो ट्रायक के 3 टर्मिनल होते हैं। ट्रायक के कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कह रहा है आर्बिटिक तथा सतहों को किन अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर KLMN है, यहाँ पर हमारा आंसर KLMN हो जाएगा। अंग्रेजी अक्षरों के KLMN से व्यक्त करते हैं। जैसा कि आपको पता है एक नाभिक होता है, नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर कक्षाओं की संख्या जो है KLMN इस प्रकार से अंग्रेजी के अक्षरों से व्यक्त किए जाते हैं और कक्षाएँ इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 34 पर बात करते हैं। तो वोल्टेज को और क्या कहते हैं, तो वोल्टेज को मित्रों EMF कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है 5 माइक्रो प्रोसेसर 8085 की मेमोरी क्षमता की कितनी होती है। अगर 5 माइक्रो प्रोसेसर है और वो 8085 की मेमोरी क्षमता की कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एकदम राइट मित्रों, यहाँ पर हमारा आंसर 64 हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है एडीमेटेक को किससे प्रदर्शित किया जाता है। एडीमेटेस को किससे प्रदर्शित करते हैं, एडमिटेंस, इसको दोस्तों एडमिटेंस कहते हैं, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गए। एडमिटेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो एडमिटेंस होता है उसको प्रदर्शित किया जाता है वाई से। एडमिटेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। और वाई बराबर क्या होता है, तो वाई बराबर G + JB होता है। वाई बराबर क्या होता है, मतलब जो एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस बराबर क्या होता है, एडमिटेंस बराबर होता है G + JB होता है। और यहाँ पर जो G है, G क्या है, तो G जो है कंडक्टेंस है, और जो B है, B क्या है, सब्सटेंस है। G को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, और B को क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर Y बराबर क्या होता है, Y बराबर G + JB होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कह रहा है स्विच निम्नलिखित में से कौन सी वायर पर लगाया जाता है। स्विच जो होती है वो किस पर लगाते हैं दोस्तों, एकदम राइट, यहाँ पर जो फेज वायर है, फेज वायर पर हम स्विच का प्रयोग करते हैं। फेज वायर पर हम किसका प्रयोग करते हैं, स्विच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, फेज वायर पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कह रहा है तांबा चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है। अगर तांबा चालक है उसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1.72 माइक्रो ओम मीटर होता है। 1.72 माइक्रो ओम मीटर होता है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। और करंट को I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। और I बराबर Q/T होता है। और इसका मात्रक अगर पूछते हैं तो इसका मात्रक जो है कूलाम पर सेकंड होता है। करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर भी होती है। एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर को हम कूलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है पदार्थ किससे बने होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पदार्थ होता है, पदार्थ किससे बने होते
होते हैं? तो जो पदार्थ होते हैं वो अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो होता है वो अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ किससे बने होते हैं? अणुओं और परमाणुओं से। हम क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इंसुलेशन प्रतिरोध को किससे मापा जाता है? तो जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है उसको मापने वाला यंत्र जो होता है वो क्या होता है? मैगर होता है। इंसुलेशन प्रतिरोध को हम किससे मापते हैं? तो मैगर से मापते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कह रहा है फ्यूज वायर बदलते समय कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए? फ्यूज वायर को बदलते समय कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए? तो जो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। फ्यूज वायर को अगर बदलना होता है तो जो मेन स्विच होता है उसको बंद कर देना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि मॉडर्न थ्योरी और क्या कहा जाता है? मॉडर्न थ्योरी को और क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहते हैं। मॉडर्न थ्योरी को और क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कह रहा है इसमें से किसी विद्युत परिपथ में सुराख का साधन क्या है? तो जो सुराख का साधन होता है विद्युत परिपथ में, जो सुराख का साधन होता है या तो फ्यूज हो जाएगा या तो जो है सर्किट शार्ट हो जाएगी, अर्थात ए तथा बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सुराख का जो साधन होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडक्टेंस मोटरें करंट लेती हैं। इंडक्टेंस मोटरें करंट लेती हैं तो कैसे करंट लेती हैं दोस्तों? तो यहाँ पर जो इंडक्टेंस मोटरें होती हैं वो कैसी करंट लेती हैं? तो लैगिंग करंट लेती हैं। कैसी करंट लेती हैं? लैगिंग करंट लेती हैं। क्वेश्चन नंबर हम 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है पदार्थ के मध्य में क्या होता है? पदार्थ के मध्य में क्या होता है? तो दोस्तों जो पदार्थ होता है, पदार्थ के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। पदार्थ के मध्य में क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार का कमरा होना चाहिए? अगर बैटरी को चार्जिंग करना होता है तो उसके लिए जो हम कमरा का यूज करते हैं वो खुला हवादार रोशनी वाला होना चाहिए, पूरी तरह से बंद होना चाहिए, अंधेरा कमरा होना चाहिए। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? खुला हवादार रोशनी वाला होना चाहिए। खुला हवादार रोशनी वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है विद्युत से पीड़ित बेहोश व्यक्ति को क्या पिलाना चाहिए? पानी, दूध, चाय, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अगर विद्युत झटका लगा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में उसको खाने पीने की कोई सामान नहीं देना चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर 39 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। धारा I बराबर क्या होता है? धारा I बराबर Q/T होता है, मात्रा कूलाम पर सेकेंड होता है, जिसे हम एम्पियर भी कहते हैं। इन्हें I से प्रदर्शित करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कह रहा है नरम धातु के सुराख करने के लिए किस ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है? नरम धातु का सुराख करने के लिए इसमें से किस ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं? तो वो जो ड्रिल होता है वो चपटा ड्रिल होता है। कौन सा ड्रिल होता है? चपटा ड्रिल होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर वीडियो आपको डेली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।